हेलो दोस्तों। अगर किसी भी एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज थोड़ा ना करना होता है। रिसेंटली अभी 3-4 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, और उन सब में जो जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन उन टॉपिक को लिख लो। और उन टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको जहां कहीं मिल रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट से ढूंढो, चाहे आपको किसी किताब से मिल रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो। यही एकमात्र तरीका है किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का। अगर आप ऐसे करेंगे, इस तरह से आप मतलब कि अपनी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो इस बात की गारंटी है कि आपका स्कोर एग्जाम में बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो वोकाबलरी है, जो अभी रिसेंटली 3-4 सालों में पूछी गई है एसएससी में, ये एसएससी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है मैं। तो एसएससी में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में कुछ अभी 3-4 सालों में वोकाबलरी पूछी गई है, उन वोकाबलरीज का हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में देखेंगे, और उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वोकाबलरी ऐसे बता दूंगा, तो इसमें तो फर्क ही क्या रह जाएगा। ऐसे तो आपको वहां भी मिल जाएगा, इंटरनेट में कहीं पर ही मिल जाएगा कि यार आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेरे में ये है कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा सारे की सारी वोकाबलरी। और इस सारे की सारी वोकाबलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी वोकाबलरी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई है। अपने मन से नहीं करा रहा हूं मैं, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई है, इसीलिए करा रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और हर एक वोकाबलरी की याद करने की ट्रिक देखेंगे। और तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला क्या है? अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो एक ऐसी किताब जिसमें भी कई सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन रहती है, होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहेंगे एनसाइक्लोपीडिया, और हिंदी में कहेंगे ज्ञान कोश। ठीक। तो अब एनसाइक्लोपीडिया को याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा विकीपीडिया के बारे में। विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको सारे मतलब कई सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप इंटरनेट में किसी भी टॉपिक पर सर्च करते हैं, तो आपको पहले या दूसरे नंबर पर विकीपीडिया जरूर मिलता है। तो विकीपीडिया में कई सारे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो इसलिए विकीपीडिया का जो पीछे वाला पीडिया है, उससे उसे एनसाइक्लोपीडिया की यहाँ से रिलेट कर लो। ठीक। यहाँ से, और विकीपीडिया को यहाँ से, तो पीडिया वाला यहाँ भी पीडिया, तो मतलब पीडिया पीडिया एनसाइक्लोपीडिया। और एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया मतलब कि एक ऐसी किताब जिसमें कि कई सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक। अब ध्यान रखना, विकीपीडिया में पीडिया की स्पेलिंग PEDIA होती है, और एनसाइक्लोपीडिया में PAEDIA होती है। ठीक है। लेकिन याद करने के लिए तो हमें आसान हो ही गया भाई, विकीपीडिया और यहाँ एनसाइक्लोपीडिया। और एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया मतलब कि एक ऐसी किताब जिसमें कई सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लेबल टू कैच फायर इजिली। मतलब कोई ऐसी चीज या कोई पदार्थ जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल। और हिंदी में क्या कहेंगे? ज्वलनशील। ठीक। जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इनफ्लेमेबल, और हिंदी में कहेंगे ज्वलनशील। ठीक। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक ये है कि जो फ्लेम फ्लेम मतलब क्या होता है? ज्वाला। ठीक। फ्लेम मतलब क्या होता है? ज्वाला। ज्वाला। ठीक है। ज्वाला। तो ज्वाला मतलब क्या? ज्वाला का संबंध आग से। ठीक भाई, जब हम आग किसी चीज में आग लगाएंगे तो वहां से ज्वाला निकलेगी निकलेगी। ठीक है। तो फ्लेम मतलब ज्वाला, और ज्वाला मतलब यहां से लेट कर लो ज्वलनशील, और ज्वलनशील मतलब, और फ्लेम से ज्वाला, ज्वाला से ज्वलनशील हो गया। ठीक है। और फ्लेम से रिलेट कर लो ये इनफ्लेमेबल। सही है, फ्लेम से ये इनफ्लेमेबल रिलेट कर लो। ठीक। तो इनफ्लेमेबल क्या होता है? इनफ्लेमेबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज या ऐसा पदार्थ जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, उसे इनफ्लेमेबल इनफ्लेमेबल कहते हैं। और इनफ्लेमेबल को याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। फ्लेम, फ्लेम से ज्वाला, ज्वाला से ज्वलनशील, और फ्लेम से इनफ्लेमेबल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट है कि अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। मतलब जो हमारे
बंदूकें और जो मिसाइल लॉन्चरों का मतलब जो समूह है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे इंग्लिश में कहेंगे, उसे बैटरी कहते हैं। सॉरी, ये पीछे हो गया। उसे इंग्लिश में बैटरी कहते हैं। भाई बंदूक या मिसाइल लॉन्चरों का समूह को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बैटरी, ठीक, बैटरी कहते हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक ये देखिए, जो बंदूक और मिसाइल में क्या होता है, केमिकल्स भरे होते हैं, और केमिकल भरे होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी। भाई उसके अंदर जब फ्यूल वगैरह भरा होता है मिसाइल के अंदर, तभी तो धुआं निकलता है, मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, फ्यूल जलता है तभी तो धुआं निकलता है। और बंदूक के अंदर भी कुछ ना कुछ भरा होता है, कारतूस वगैरह, ठीक है, ये सब केमिकल केमिकल ही तो है, ठीक। और ऐसे ही बैटरी के अंदर जो सेल होती है उसमें भी केमिकल भरा होता है, तभी तो केमिकल रिएक्शन होती है, और तभी तो बैटरी सेल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो बैटरी जलती है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, देखिए बंदूक और मिसाइल में केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन बैटरी में भी होती है। तो बंदूक और मिसाइल के समूह, जहां मिसाइल लॉन्चरों का समूह को बैटरी कहते हैं। सिंपल सा है, केमिकल रिएक्शन से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो बंदूक और मिसाइल के जो बंदूक या मिसाइल लॉन्चरों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, बैटरी, ठीक। और याद करने की ट्रिक मैंने बताई दी। अब दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्या है कि द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ठीक। तो जो ठीक मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स होगा। सिंपल, इसको याद करने की कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती, इसको सिंपल याद रखो, ठीक। द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो विज्ञान है या जो कला है उसे क्या कहेंगे, उसे पॉलिटिक्स कहेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, कि पॉलिटिक्स है, ठीक। और हिंदी में राजनीति शास्त्र, ठीक, सिंपल सा है तो, ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा है कि अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, तो मतलब एक ऐसी किताब या कोई पेपर जो कि हाथ के द्वारा लिखा हुआ हो, उससे इंग्लिश में कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, और हिंदी में कहेंगे हाथ से लिखी हुई पुस्तक, ठीक। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो एक वर्ड होता है स्क्रिप्ट, कहते नहीं फिल्मों की स्क्रिप्ट है, ये मेरे गाने की स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, ठीक। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड राइटिंग, मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो यहां से हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट मतलब हैंड राइटिंग, और हैंड या पीछे वाला स्क्रिप्ट पकड़ लो, यहाँ भी स्क्रिप्ट ही है ये, ठीक, स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट मतलब हैंड राइटिंग, यहाँ भी हैंड राइटिंग। तो मैंने स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, क्योंकि स्क्रिप्ट का मतलब हैंड राइटिंग, तो हाथ से लिखा हुआ। और फिर पूरा हम पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक, सही है। कि स्क्रिप्ट मतलब हैंड राइटिंग मतलब यहाँ भी स्क्रिप्ट आ रहा है, और मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तक, सिंपल है, ठीक है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक। अब अगली ट्रिक, अगला मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगला है कि वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, नोबल कॉज मतलब अच्छे काम के लिए, ठीक। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छे कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उससे इंग्लिश में कहेंगे मार्टर, और हिंदी में कहेंगे शहीद, ठीक। जाहिर सी बात है, जो देश के लिए अपने मतलब अच्छे काम के लिए अगर कोई अपने प्राण त्याग रहा है तो मुझसे कहेंगे कि ये शहीद हो गया, ठीक। उससे ये नहीं कहेंगे कि ये मर गया, उससे कहेंगे ये शहीद हो गया, ठीक है। तो देखो इसको याद करने क्या है, याद करने ये है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले को मार्टर कहा जाता है। तो मातृभूमि से मतलब मार्टर रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो मातृभूमि से मार्टर रिलेट कर लोगे ना, तो मातृभूमि से मार्टर हो गया। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग न्यौछावर करने वाले को मार्टर कहा जाता है। और मातृभूमि की रक्षा मतलब कोई अच्छा काम हो गया, इसके लिए कोई अपने प्राण त्याग रहा है तो उसे मार्टर कहा जाता है, ठीक, शहीद कहा जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है कि सातवां, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक। तो मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्चीव, ठीक है, आर्चीव। और हिंदी में कहते हैं संग्रहालय, ठीक। आर्चीव किसे कहते हैं, जहां पर ऐसा स्थान जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे कहते हैं हम आर्चीव, और हिंदी में कहते हैं संग्रहालय, ठीक। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, इसको याद करने की ट्रिक हो गई कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को अचीव करके भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा सकता है, ठीक। मतलब कि अगर जैसे माना किसी भी जगह पर, ठीक है, जो मतलब अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो हमें नेता वगैरह भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको कैसे देखेंगे, देखिए रिकॉर्ड में अगर कुछ लिखा है और वो काम अगर हुआ है
तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। मतलब जितना उसने रिकॉर्ड में लिखा है उतना ही काम हुआ है, तो इसका मतलब बात सही है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में बहुत कुछ लिखा है और काम बिल्कुल उतना हुआ ही नहीं जितना लिखा है, तो मतलब पैसा तो आया है, लेकिन वो नेता पैसा अपने पास रख लिया उसने, काम उतना हुआ नहीं जितना उसने लिखा है, उससे कम काम हुआ है, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार कर रहा है। वो पैसे को अपने पास रख ले रहा है, कुछ पैसा, और कुछ ही पैसा का काम कर रहा है, तो ये तो भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार का मतलब ये हुआ। तो अगर हमें यहाँ पे जानना है कि यार ये नेता भ्रष्टाचारी है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो रिकॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उसको अचीव करना पड़ेगा, पहले प्राप्त करना पड़ेगा ना, तभी तो हम देख पाएंगे कि यार ये इसने काम किया कि नहीं किया, कि सिर्फ लिखा ही लिखा है या फिर काम भी हुआ है। तो अगर हम उस रिकॉर्ड्स को अचीव कर लें, ठीक अचीव कर लें और देखें कि ये क्या क्या लिखा है इसमें और काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम आसानी से भ्रष्टाचारी को पकड़ सकते हैं। अगर जैसा ऐसा लिखा है वैसा वैसा हुआ है, तो मतलब वो नेता सही है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन अगर जैसा ऐसा लिखा है वैसा नहीं हुआ है, तो वो नेता भ्रष्टाचारी है, और हम जान जाएंगे कि ये भ्रष्टाचारी है, इसका भाई कुछ करो। फिर उसको फिर जो भी मतलब कानूनी प्रक्रिया होती है वो हम करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को अचीव करके भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा सकता है। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को अचीव करके, यहाँ से हो गया आर्चीव, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड जहाँ रखे जाते हैं वो आर्चीव कहलाता है, ठीक। ऐसे तो रिलेट कर ही लोगे ना, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये सारे जो कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए थे, ठीक है। एसएससी में ये सारे एसएससी में प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, और ये जो सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हैं इनको याद करने की टिप कैसे दी है आपको, ये बताइए, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।